हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, बाइलिंगुअल सेशन ही रहेगा। पहला प्रश्न हमारे पास है, हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाय रेमंड केटल। ठीक है, तो जो रेमंड केटल थे उन्होंने पर्सनैलिटी की जो थियोरी अपनी दी थी, उनके अंदर उन्होंने कितने फैक्टरों के बारे में, व्यक्तित्व के जो कारक बताए थे, कितने थे? 5, 14, 16 या 8। ठीक है, तो 16 पीएफ थ्योरी भी इसे कहा जाता है, तो 16 था इसका राइट आंसर। ठीक है, पिछली बार लास्ट टाइम एलटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कैटल ने कितने कारक बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैस्लो जो थे उन्होंने नीड थ्योरी अपनी मोटिवेशन के अंदर दी थी, तो उनकी जो आवश्यकताओं के पदानुक्रम उन्होंने दिए थे, उनमें से इनमें से क्या था और क्या नहीं था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना याद होगा। जैसे कि देखिए, ये सबसे नीचे जो आता है आपका, सबसे नीचे आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, जैविक जो आपकी नीड्स होती हैं। दूसरे नंबर पे आती है सेफ्टी नीड्स, है ना। सेफ्टी नीड्स का मतलब ये होता है कि सुरक्षा से रिलेटेड। तीसरे नंबर पे आपके आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग मतलब प्रेरणा, आप कह सकते हैं प्रेम तथा आपसे संबंधित जो लोग हैं उनसे रिलेटेड नीड आपको आती है। चौथे नंबर पे आती है एक्सट्रीम नीड्स। ठीक है, सेल्फ एक्सट्रीम नीड्स। और पांचवें नंबर पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, मतलब पांचवें नंबर पे कहीं ना कहीं पहले आपको आत्मानुभूति होती है, फिर आप क्या करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि क्या है दुनिया, क्या है वास्तविकता, क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर आप फिर जाते हैं। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी होती है बिल्कुल, लव एंड बिलोंगिंग भी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होती है, लेकिन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म जैसी, यानी कि व्यक्तिवाद एवं समूहवाद जैसी कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी दैहिक नीड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी ये चीज़। फिर सुरक्षा संबंधी नीड्स आती हैं, फिर उसके बाद स्नेह एवं संबद्धता आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आती है आत्मसिद्धि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये दूसरा वाला, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट सेम टाइम इज कॉल्ड। मतलब एक व्यक्ति है, उसमें एक समय में दो विपरीत इच्छाएं होती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या फिर प्रेशर। तो ये एक तरीके का द्वंद्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे आप क्या कर रहे हो, दो ऐसी डिजायर्स आपके मन में उत्पन्न हो रही है जो कि क्या कर रही है, एक दूसरे का कहीं ना कहीं अपोज कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को आप कह सकते हैं विपरीत एक दूसरे से आ रही है, तो ये द्वंद्व से कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरे। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जो कि मतलब कौन सा ऐसा अनुसंधान है, आप कह सकते हैं, जो स्टीफन कोरे जी के द्वारा क्या है, रिलेटेड उनसे संबंधित है। तो आधारभूत अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो आई होप आप लोगों को पता भी होगा, स्टीफन एम कोरे जो है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो कि जिसे हम इमीडिएट रिसर्च भी कहते हैं, तात्कालिक समस्याओं का अगर आपको समाधान करना है तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। एंडरसन ने इसके 7 टर्म बताए हैं, अलग अलग जगह पे आपको उसके अलग अलग टर्म्स भी मिल जाएंगे कि एक्शन रिसर्च किस तरीके से होती है। जैसे हाइपोथेसिस बनाना होता है, फिर किस तरीके के काम इसके अंतर्गत आते हैं। सिर्फ स्कूल संबंधी ये होती है, ये नहीं कि आप कहीं भी किसी भी लंबे बहुत बड़ी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को पकड़ रहे हैं, वहाँ पे एक्शन रिसर्च लग जाएगी। नहीं, खास तौर पे सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है एक्शन रिसर्च का। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं, जितने आजकल बन रहे हैं घुमा फिरा के, वो उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। ठीक है, और आपको कर्ट लेविन याद रखना है कि 1940 में इन्होंने एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया था, टोपोलॉजिकल मतलब एक वे में उन्होंने किया था। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है, कोरे आए और कोरे ने इनका क्या किया, शिक्षा में कहीं ना कहीं फिर यूज़ किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रेमेडियल थिंकिंग इज यूज फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, फास्ट लर्नर्स यानी कि जो तेजी से सीखते हैं, स्लो लर्नर्स यानी कि जो धीमे सीखते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, और लास्ट आपका हो जाएगा रचनात्मकता से सीखने वाले यानी कि क्रिएटिविटी से सीखने वाले बच्चे। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग जो होती है यानी कि उपचार की ज़रूरत कौन से बच्चों को होती है? जो धीमे सीखते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इवेल्युएशन जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे का एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पे क्या कर पा रहा है, कहाँ पे नहीं कर पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे रेमेडी भी दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन।
थ्योरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो जो शिक्षण की खेलकूद विधि है वो किस सिद्धांत पे इनमें से क्या है आधारित है। ठीक है, तो विधियों के सिद्धांत से तो कहीं ना कहीं आधारित नहीं हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं। वृद्धि और विकास का सिद्धांत हो सकता है। शिक्षण का समाजशास्त्री, देखिए सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है खेलकूद का। ठीक है, फिर है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, लेकिन ये क्या है, वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है ना उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आती है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो है, अगर फिजिक को अच्छा बनाना है, मतलब फिजिकली डेवलपमेंट बच्चे का करना है, तो आपको उसको खेलकूद, आपको उसके जो करिकुलम है उसमें खेलकूद भी ऐड करना पड़ेगा, एक्सरसाइजिंग वगैरह भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ, आप कह सकते हैं, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन NCF 2005। ठीक है, प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राम मूर्ति। और तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, यशपाल कमेटी के द्वारा लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट दी गई थी उसके उस टाइम पे ये अध्यक्ष थे इसके। तो आप लोगों को पता ही है NCF 2005 जो है वो लाया गया था। ठीक है, और DS कोठारी तो, प्रोफेसर कोठारी तो इसमें हो नहीं सकते, ये तो कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, राममूर्ति कमेटी से भी कोई मतलब इसमें नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। RT एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो RT एक्ट 2009 जो है किस समूह के बालकों के लिए है, तो सभी को आई होप आ जाएगा, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ। गांधी जी ने जो एजुकेशन बताई थी वो 7 साल से शुरुआत, मतलब वो 7 से 14 या इस तरीके का एस्टिमेटेड उन्होंने कहा था कि इतने को निःशुल्क दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए एजुकेशन का प्रावधान है। ठीक है, और ये 2016 वाले जो एक्ट है RPWD उसके अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल मोटिव, इनमें से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद। तो दैहिक का मतलब होता है, देखिए जो बेसिकली आपके साथ आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आपके साथ हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अचीवमेंट, थर्स्ट, हंगर या स्लीप। तो बाकी की सारी चीज़ें तो जेन्युइन है। हंगर भी आपको भूख भी आपको लगती है, नींद भी आपको आती है, प्यास भी आपको लगती है। देखिए अचीवमेंट जो है कोई फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है। ठीक है, ये तो आप बाहरी रूप से क्या है, कहीं ना कहीं अभिप्रेरित होते हैं, फिर उसको आप करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। टीचिंग स्टाइल पे, कोर्स कंटेंट, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो देखिए आप कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग जो होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं, टीचिंग स्टाइल कैसी है, अध्यापन की जो शैली है वो कैसी है। ठीक है, भाषा, विषय वस्तु, सामाजिक स्टेटस से कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, विषय वस्तु तो ऑब्वियसली जब आप पढ़ा रहे हैं तो विषय वस्तु तो आप वही लेंगे जो बच्चे के क्लास की होती है। ठीक है, तो अध्यापन शैली अगर आपकी इफेक्टिव है तो बच्चा जो है आपसे कनेक्ट क्या कर पाएगा, ज़्यादा कर पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009 द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल शुड बी। तो प्यूपिल टीचर रेशियो जो है आप कह सकते हैं विद्यार्थी अध्यापक अनुपात जो है कौन सी क्लास के लिए, प्राइमरी के लिए, वो कितना है। तो देखिए 30 बच्चों पे एक टीचर क्या कहा गया है, प्राइमरी पे कहा गया है। यही बात करें एलिमेंट्री की तो 35:1 है। ठीक है, यहीं अगर किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तब ये 40:1 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक टीचर जो है प्राइमरी में 200 दिन और एलिमेंट्री में 220 दिन पढ़ाएगा। ठीक है, हफ्ते में 45 घंटे पढ़ाएगा। और यहाँ प्राइमरी में 800 घंटे और यहाँ 1000 घंटे इंस्ट्रक्शनल आवर्स जो होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी में जो डिस्टेंस है बच्चे के स्कूल से घर की 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्री में कितने की होनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मध्यावधि परीक्षा जो होती है एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या फिर नैदानिक मूल्यांकन का। ठीक है, तो देखिए जो मिड टर्म्स एग्जाम होते हैं ना वो जो होते हैं क्या वो क्रिएटिव असेसमेंट होते हैं, नहीं, नॉर्म रेफरेंसेस भी नहीं होते, ना ही डायग्नोस्टिक होते हैं, वो समेटिव असेसमेंट होते हैं, जो कि उसमें क्या होता है प्रॉपरली एग्जाम हो रहा होता है, उसके बाद इवेल्युएट आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है विच डिजीज इज हेरिडिटरी। ठीक है, कौन सा ऐसा रोग है जो वंशानुगत है, यानी कि क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा पेरेंट्स से बच्चों को जाता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, या फिर आप कह सकते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, या फिर है पार्किंसंस डिजीज, या फिर है HIV एड्स। ठीक है, तो इसमें से आप याद रखेंगे इसे PKO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा जो है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। भाटिया बैटरी टेस्ट, रोसार इंक ब्लॉट टेस्ट भी से आप कहते हैं, वेस या WAIS, या फिर रेवेंस SPM का जो टेस्ट है वो। तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस टेस्ट जो इंटेलिजेंस का है इनमें से वो है भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रोसार इंक ब्लॉट टेस्ट जो है इसमें 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ रंग बिरंगे, कुछ ब्लैक एंड वाइट, और कौन कौन से कलर के होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। A 10-year-old child has a mental age of 12, then what would be his IQ? तो एक 10 साल का जो बच्चा है उसकी मेंटल एज 12 है, तो व्हाट वुड बी हिज IQ। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप फॉर्मूला पता होगा। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, जो कि टर्मन ने दिया था। और मेंटल एज कितनी है बच्चे की 12, और वैसे क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो जाएगी 10 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये पेपर्स अलग जगह से उठा के हुए क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं किसी किसी में आपको मिल जाएगा आंसर, लेकिन आप अपना खुद से लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में से निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा टॉपिक। तो आप कह सकते हैं हेरिटेबिलिटी यानी कि आनुवंशिकता, इनेट टेम्परामेंट यानी कि जन्मजात स्वभाव, फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल इसमें से कौन सा वाला नहीं है, वो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, इस बायोलॉजिकल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है द कॉज ऑफ डाउन्स सिंड्रोम इज। ठीक है, डाउन संलक्षण कारक क्या है। त्रिगुण सूत्रता 20 यानी कि ट्राइसोमी 20, ट्राइसोमी 21, XXY क्रोमोसोम, या फिर ट्राइसोमी 22। ठीक है, तो देखिए डाउन सिंड्रोम का कारण होता है 21वां क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं, त्रिगुण सूत्रता 21 यानी कि ट्राइसोमी 21। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पर्पस ऑफ मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग, यानी कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। क्या समझते हैं आप विश्वसनीयता से। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इनमें से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। टेट जो कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट आप कहते हैं, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ अ मैन या MMPI। ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं है। MMPI आप लोग समझती हैं मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जो कि नहीं है एक एग्जाम्पल प्रोजेक्टिव टेस्ट का, वो है MMPI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आया हुआ है पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड पेचलर, या एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया था, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा अगर आप बात करें, कहीं कोई किताब आपको 8 बताएगी, कोई किताब लगभग 9 बताएगी। इतनी तरीके की बुद्धि के बारे में इन्होंने क्या करी है बात करी है। ठीक है, वर्बल, लिंग्विस्टिक, वर्बल आप कह सकते हैं, कोई लोग वर्बली बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, मतलब खुद को जानने में या दूसरों को जानने में बेहतर होते हैं, यानी कि साइकोलॉजर हो गए जो दूसरों को जानने में बेहतर है, और जो खुद को जानने में बेहतर है फिलोसोफर्स हो गए। ठीक है, वर्बली अच्छे होंगे जो कौन, जैसे कि आप कह सकते हैं आपके लॉयर वगैरह हो गए। ठीक है, किसी के पास स्पेटियल बुद्धि अच्छी होती है, एस्थेटिक यानी कि मतलब आप चित्रकारी मूर्तिकारी वगैरह बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली बुद्धि वाले भी होते हैं। अब कुछ होते हैं
आप कह सकते हैं कुछ लोगों में लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, यानी कि तर्क बुद्धि उनकी बड़ी अच्छी होती है। कुछ लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि गणित, मतलब आप कह सकते हैं संगीतीय बुद्धि बहुत ज़्यादा क्या होती है उनकी, अच्छी होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो कुछ लोग जो होते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक आप कह सकते हैं, यानी कि गतिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि जो होती है ना उनकी, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप स्पोर्ट पर्सन्स वगैरह को ले सकते हैं इसके अंतर्गत, वो आ जाएंगे इसमें। और किसी किसी किताब में आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म मिल जाएगा, अस्तित्व करके, और किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा नेचुरलिस्टिक बुद्धि, यानी कि प्रकृतिवादी, ठीक है। तो इतनी तरीके की बुद्धियों का कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है। अब साथ ही साथ इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हल्का सा मैं रिवीजन आपका करा देती हूँ सभी तरीके का। तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो दी है, वन फैक्टर थ्योरी कहें, स्टार्टिंग से बात करते हैं, वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, इस तरीके से हम आते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन फैक्टर थ्योरी की। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई, ठीक है, सबसे पहली। दूसरी टू फैक्टर थ्योरी जो दी गई वो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई। थ्री फैक्टर थ्योरी भी स्पेयरमैन के द्वारा ही दी गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी तरीके की मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। थॉर्नडाइक की थ्योरी, थर्स्टन की थ्योरी जानी जाती है ग्रुप फैक्टर के नाम से, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो स्टर्नबर्ग ने दी है, ट्रायर्किक थ्योरी, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर की हो गई मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे खास है जिनसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा इसलिए की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्ष का अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, क्लासरूम लर्निंग, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग, कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए उनकी थॉट प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं मैथमेटाइजेशन आ जाए, ये मानना था, उसका गोल लिया गया था, किसका? एनसीएफ का, ठीक है। तो बालक के चिंतन का गणितीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच थियरी ऑफ लर्निंग? तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरीज जो है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, जो कि पेवलोव के द्वारा दिया गया। और कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि प्याजे के द्वारा कहीं ना कहीं दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके अंतर्गत बात की जाती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पास्ट एक्सपीरियंस, अगला है रिफ्लेक्शन, फिर है इमेजिनेशन या आर्ग्यूमेंट, यानी कि पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या फिर तर्क, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड एक प्रोसेस नहीं है सीखने का, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा छोटी प्रोसेस में आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं नहीं अराइव होती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग? कौन से ऐसे विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए कौन से प्रकार के परीक्षणों को क्या किया जाता है? परिकल्पित किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या फिर रचनात्मकता, ठीक है। तो पॉज कीजिए वीडियो और आंसर देने की अपनी तरीके से कोशिश भी कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं मेज़र करने के लिए कि स्पेसिफिक इफेक्ट क्या आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट? विकास की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था? आई होप ये सभी को आ जाएगा। एडोलेसेंस ऐसी एज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एरिक एरिक्सन की थ्योरी में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, की बच्चा वहाँ पे क्या करता है कि मैं अपना कुछ नाम कैसे बनाऊँ, या कन्फ्यूज होता रहता है कि मुझे करना क्या है, ये सब, ठीक है। तो किशोरावस्था इसका एक राइट आंसर क्या था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और स्टेनली हॉल ने इसे क्या कहा है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा है, ठीक है। और एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है अलग अलग भागों को जोड़ना
यह सिद्धांत कहलाता है, यानी कि द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स। दिस मेथड इज कॉल्ड एनालिटिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर सिंथेटिक मेथड। ठीक है, तो विश्लेषण विधि कहेंगे, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि या फिर परियोजना विधि। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं एनालिटिक करना। लेकिन अगर आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं, आप स्मॉल चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा पार्ट बना रहे हो तो इसे कहते हैं सिंथेटिक मेथड। साइंस वालों को पता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पर ये सभी को पता होगा वैसे तो, एक जनरल कॉमन फैक्टर में दे रही हूँ। जैसे कि एज सच इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, चीज़ें जुड़ती हैं। डिफरेंशिएशन हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन में चीज़ें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, चीज़ें जुड़ती हैं। मतलब अगर आप क्या करते हैं, अलग अलग भागों को जोड़ते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि। याद रखिएगा इसे। और अगर आप क्या करते हैं, एक ही चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं तो उसे कहेंगे विश्लेषण विधि या एनालिटिक विधि। ठीक है, तो जोड़ना मतलब सिंथेटिक विधि और घटाना मतलब, घटाना नहीं कह सकते आप, इसको तोड़ना कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विश्लेषण विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन टाइम एंड ड्यूरेशन, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम, नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स या फिर रेमेडियल टीचिंग मटेरियल्स। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। ठीक है, तो देखिए उपचार आप कब देंगे, तभी तो देंगे जब आपको समस्या के कारण पता होंगे। तो समस्या के कारणों की सही पहचान पे, यानी कि द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम की ज़रूरत क्या है रेमेडी देने की। अगर आपको कोई समस्या दिखेगी तब जाके आप क्या देंगे, रेमेडी देंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक बच्चा है वो मल्टीप्लाई के बदले प्लस कर दे रहा है, तो आप पहले समस्या को समझने की कोशिश करेंगे कि गलत क्यों कर रहा है। ठीक है, फिर उसका उपचार करेंगे ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Who is the first woman of the world who climbed Mount Everest successfully from the कांगसुंग साइड, यानी कि कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल या अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है। तो ये आज का SW क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोगों को आता होगा, इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल इज यूज्ड इन इंडक्टिव मेथड, सिंथेटिक मेथड, यूरिस्टिक मेथड या फिर एनालिटिक मेथड। ठीक है, तो ऐसा प्रिंसिपल जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि से कहा जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर कहेंगे तो इसे निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। ठीक है, यूरिस्टिक मेथड होता है खोज के सीखना। ठीक है, खोज के सीखना आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई थी। सिंथेटिक मेथड मैंने भी अभी आप लोगों को बताया, जोड़ जब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा बनाया जाता है। एनालिटिक मेथड होता है एक चीज़ को तोड़ा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या फिर राजा छेरी। ठीक है, इनमें से कौन ऐसे थे जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे? इनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो भारत है उसका राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसे घोषित कर दिया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि गंगा में जो डॉल्फिन रहती हैं उन्हें, वेल, लायन या फिर चिंकारा, शेर या फिर चिंकारा को। तो याद रखिएगा, आई होप ये पता भी होगा आपको। तो गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है, गंगाई डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है इंडिया का, वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। ठीक है, मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, ये आप याद रखेंगे। हमारा जो जनगण मन है तो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को इसको क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा, सबसे पहली बार याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ चाहे ये हो, चाहे हमारा एक तो जनगण मन है, दूसरा वंदे मातरम, दोनों ही कांग्रेस के अधिवेशन में गाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम था वो अलग बात है। और याद रखेंगे इसको 52 सेकंड इसका पूरा ड्यूरेशन है। और अगर आप इतना लंबा इंसान नहीं गाना चाहता है तो पहली और अंतिम पंक्तियां जो हैं उससे युक्त एक छोटा सा संस्करण है जो लगभग 20 सेकंड तक बजाया जा सकता है। कई अवसरों में वो 20 सेकंड का भी बजाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमारा जो तिरंगा है, आप लोगों को पता है 3 कलरों से मिलकर बना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है उसका कितना है, 3:2 है।
ठीक है। थोड़ा सा पेज को ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें। और याद रखिएगा ये जो हमारा तिरंगा है इसका जो पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित किया गया था, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और साथ ही साथ 22 जुलाई आप कह सकते हैं, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, ये अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय गीत जो है इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि बराबर का दर्जा दिया जाएगा राष्ट्रगान का। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जो गीत है ये इसको भी लगभग उसी के बराबर क्या दिया जाएगा, समान दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो था गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास था आनंद मठ उसका हिस्सा था। कौन? हमारा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।